अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आपसे है। अजय जी, देखिए 6 चरण के चुनाव 90% सीटों पर वोटिंग हो चुका है, लेकिन बड़े जो मुद्दे बने उसके नजरिए से समझते हैं। महंगाई, बेरोजगारी खास तौर पर एक अंडरकरेंट इस मुद्दे का दिखा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए वो 400 पार वाले सपने के लिए बड़ा डेंट हो सकता है? आपकी नजर में क्या मुद्दे हावी रहे, और अगर बेरोजगारी रहा, चैलेंज नहीं है? देखिए अंजना जी, देश जब से आजाद हुआ 1952 से, जब से चुनाव होने लगे, हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 5 साल के बाद आज जो महंगाई है 5 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, ये सब जनता भी जानती है। आज मुद्दा क्या है इस चुनाव का? अगर हम कहते हैं 400 पार, तो उसके पीछे आपने कहा कि 272, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोली कि 272 भी आएंगे कि नहीं, चुनौती बनेगी। अरे 224 सीटों पे 55% मत आया था हमें, बाकी 50 सीटों पे हमें 48 से 50% के बीच में आया। 274 तो यही हो जाते हैं। 400 हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 400 पार एक रियलिटी होगी इस बार। किस लिए लोग, बदलाव कब होता है, क्यों होता है बदलाव? 2014 में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव तब होता है जब जनता को कुछ नई चीजें चाहिए, जिसको उम्मीदें टूटती हैं। बदलाव क्या इसलिए हुआ कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा? मोदी ने 350 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेल वाले को सत्ता दिलानी है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। ठीक है, यही से आप जवाब उसका दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, इसलिए जनता बदलेगी। देखिए, पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ सौदा हो रहा है। सौदा हो रहा है। चंदा लो धंधा दो, हफ्ता वसूली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला, सबने देख रखा है सच्चाई क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई की। अब शायद इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अक्सर मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार वो मेन मुद्दे बन गए हैं इस चुनाव के। शुरुआत में मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे, 400 पार का नारा था, मोदी की गारंटी, विकास, और सीधा फिर पहुंच गए गाय पे, भैंस पे। कांग्रेस आपकी भैंस छीनेगी, आपके गहने छीनेगी। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा घोषणा पत्र है और जो मुद्दे हमने उसमें उठाए वो लोगों तक पहुंच गए, वो लोगों की मंशा थी। जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमें मुद्दे जिसके बारे में जानकारी मिली, हमें पता चला कि ये लोगों की प्राथमिकताएं हैं और इन्हें हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, और इससे कनेक्ट हुआ, इसलिए ये जाके सबसे अहम मुद्दे बन चुके हैं देश के। महंगाई, बेरोजगारी और कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 2 लाइन का जवाब मैं अब जाऊंगी इनके पास। बस 2 लाइन में मैं कहता हूं कि मैनिफेस्टो में किस राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यक पे डिपोजिटेड होता है? एक राजनीतिक दल का नाम बताइए तो आप मुझे। ये मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। राहुल गांधी वीडियो में चला, आपके चैनल पे चला, वीडियो में कह रहे हैं 2012 में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इन्होंने करके दिखा दिया कर्नाटका में, इन्होंने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा। इसलिए लाना इनको। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होगी या नहीं होगी? देखिए, यहां कितने लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का नाम लिखा हुआ है। भाषीय और अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अनेक बिंदु हैं। हमने बस ये कहा है कि उनकी सुरक्षा करेंगे, जैसे हमने संविधान की करेंगे। जिसको लेकर वो बार बार उठा रहे कि बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, क्या मतलब है इसका? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यकवाद, देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म अंग्रेजी में लिखा है, तो उसको बहुसंख्यक कहते हैं हिंदी में। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? मतलब क्या रोकना है? हम मानते हैं, क्या कर रहे हैं इस देश में? हम मानते हैं इस देश में हर एक की हिस्सेदारी है। इस देश में वैसे हर एक वर्ग किसी ना किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक है। भाषीय हो या किसी जाति का हो या किसी राज्य का हो, हर एक के हक है संविधान में, और हर एक की सुरक्षा हम करेंगे। जलेबी घूम गया, आप सुन लिया ना आपने? घुमा दिया आपने, स्पिन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं दिया। बहुसंख्यकवाद रोकना है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन आपकी है, आप समझा दीजिए। बहुसंख्यकवाद रोकना है मतलब कौन है बहुसंख्यक? बराबरी, हर एक की बराबरी होनी चाहिए, हर एक के बराबर हक होने चाहिए। तो यही लिख देते हैं, हमारा लक्ष्य है। तो यही लिख देते हैं। लिखा तो है, तो हमने क्या लिखा है? अब देखिए, पढ़िए। असमानता आकाश छू चुकी है इस देश में। 21 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 40 करोड़ लोगों के पास है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो आर्थिक समानता लाएंगे लिखते हैं ना, बहुसंख्यकवाद नहीं लिखा। आर्थिक असमानता के बारे में बहुसंख्यकवाद क्यों लिखा है ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। हुकूमत से ज्यादा वर्तमान में असमानता इस देश में बढ़ी है। ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बस हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पा रहे मुझे। मैं तो सिर्फ एक वर्ड पूछ रही हूँ। समझ में राहुल गांधी के नहीं आए तो ये कहां समझाएंगे? एक वर्ड पूछ रही हूँ। आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है।
पर एक जवाब तो दीजिए ना, बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद हाँ। मेजोरिटेरियनिज्म है, ठीक है। मेजोरिटेरिज्म का मतलब है कि हर वर्ग के हक होते हैं, किसी को दबाया नहीं जा सकता, और किसी भी मेजोरिटी का ये हक नहीं है कि किसी को दबाया जाए, बस यही है। चलिए ठीक है। अब हिंदुओं जनता को पर जिस छोड़- तरह से दबा के जनता रखा पर- गया है वैसे ही दबा के रखा जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो। यही मतलब है, यही मतलब राहुल गांधी भी समझाते ये तो हैं। खुल के बोलने में क्या डर है अब? चलिए ठीक है, यही जनता तो पर आवाज छोड़ते है हैं। मोदी जी के खुल के बोल सकते हैं। देखिए जनता पर छोड़ते हैं। एक आइए चीज एक बार बताइए, सीधे एक लिए चीज चलते हैं। बताइए। प्रदीप गुप्ता जी भी अब जुड़ गए, संजय जी और आशुतोष जी, तीनों को एक साथ दिखाइए। प्रदीप गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कई लोग ये मानते हैं कि अगर पोलराइजेशन ऐसा हो जाता है तो उसके बाद से बीजेपी को फायदा होता है। मेरे सवाल का हिस्सा, क्या आपको ऐसा होता हुआ ध्रुवीकरण दिखाई दिया इस चुनाव में? दूसरा, सबसे बड़ा मुद्दा वोटर्स के बीच में आपको क्या दिखा? क्योंकि नंबर्स मुझे पता है आप नहीं बताना चाहेंगे। तीसरा, क्या 400 पार वाला कोई वेव आपको दिखाई दिया है, या फिर आपको लगता है 300 पार, 272, यहां पर कहीं पर मामला अटक सकता है? 3 प्रश्न है आपसे, तीनों का जवाब। प्रदीप जी, एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे आपका भी 1 जून को आपको बताना है एग्जिट पोल में। जी, तुष्टीकरण की जो आपने बात करी, उससे क्या बीजेपी को फायदा होता है? मुझे लगता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं होता जिसको कि आप निर्णायक कह सके। निर्णायक का मतलब होता है कि आपकी जो है जीत की असली वजह वो हो। ऐसा फायदा मुझे कहीं से नहीं लगता कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होता है। किसी भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी को यदि फायदा होता है तो वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी से ही होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, थोड़ा सा आप मुझे रिपीट कर दीजिए प्लीज। आपको कोई वेव दिख रहा है, और क्या आपको 400 पार वाली सिनेरियो दिख रहा है, 300 वाला सिनेरियो दिख रहा है, या फिर 272 भी मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। नतीजे के पहले का नतीजा आज तक के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के साथ 1 जून को जरूर रहिएगा। जब आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होगी उस दिन प्रदीप जी भी साथ रहेंगे, और उस दिन नंबर्स हम बताएंगे। फिर 4 जून को एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ या नहीं, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। संजय जी, 272 वाला सिनेरियो, 300 वाला या 400 पार वाला? आपसे उम्मीद रखती हूं कि आप 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलेंगे कुछ। सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगा। नहीं मुझे लगता है 400 पार वाला तो सिर्फ नारा था, और उस नारे के बारे में तो चर्चा अब नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम मैं नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई पड़ता है जिसमें 400 पार हो। दूसरी बात है कि क्या 300 पार होता हुआ आंकड़ा, जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 303 सीटें थी। मुझे लगता है जिस तरह से 6 दौर का हमने मतदान देखा, और आपने जिस बात का जिक्र किया, कोई एक नेशनल मुद्दा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। हर चुनाव में, हर दौर में मुद्दे बदलते रहे। उससे क्या संकेत मिलते हैं? संकेत बड़े साफ हैं। 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में एक नेशनल वेव था, एक नेशनल मुद्दा था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें वैसे कोई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते, कोई नेशनल वेव नहीं है। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपको एक पार्टी के पक्ष में, किसी राज्य में दूसरी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है चीज। तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। बस खत्म। इतना अच्छा लग रहा था सर सुनने में, लग रहा था कि अब कुछ देर में एक नंबर आप रिवील करने वाले हैं। आशुतोष जी, अब आप माइक उठाइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, मैं ना तो प्रदीप जी की तरीके से और ना ही संजय जी की तरह सेफोलॉजिस्ट में नहीं हूं। हाँ। और इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन मैं 2-3 चीजें बड़े आराम से इस वक्त जो देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं संजय जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2014 में जिस तरीके से एक वेव आपको दिखाई पड़ रही थी, एक राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था कि भाई कांग्रेस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। वो 2019 में आप देखिए बालाकोट का मसला था, पाकिस्तान को घुसकर मारने वाली बात थी। 2024 के चुनाव में वो पूरी तरीके से गायब है, और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है कि, और नरेंद्र मोदी
जी की सबसे बड़ी काबिलियत इसी में थी कि वो हर चुनाव में हर समय कोई ना कोई नेशनल नैरेटिव लेकर आते थे। और मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती वो हुई जब उन्होंने 22 जून को प्रतिष्ठा के बाद ये माना कि अब तो इसकी एक लहर चलेगी और उसके बाद पूरा विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और उस चक्कर में नीतीश कुमार जी भी पटना में इधर से उधर पलटी मार के चले गए। मार्च के बाद से अगर आप बदलाव देखिए तो मार्च के बाद से बिल्कुल स्पष्ट बदलाव है। उसके बाद से अगर आप नजर डालें तो तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर हो रही। एक, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आज की तारीख में 2014-2019 की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में, रीजनल पार्टियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। वो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आई लेकिन वो आप उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कम से कम 4 ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे वहां पे है। लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी गेन कर सकते हैं, इतना ज्यादा गेन नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना भी वो मान रहे हैं कि गेन करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तेलंगाना में आप पिछली बार 4 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3 सीटें थी। आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो 4 से बढ़ के आप 6 हो जाएंगे। 4 से बढ़ के आप 16 नहीं हो रहे ना। या अगर आप 17 सीटें हैं, वो कह रहे हैं 10 के आसपास जीतेंगे। उनकी बात पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना कर रहे हो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना तो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांग रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तब बीजेपी 200-300 के नीचे आएगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप अपना देखिए ना। हम तो आज भी कह रहे हैं हाँ। कि 350 इस पर वो बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस को कितनी सीटें दें। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। भाई, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय आलोक जी, मैं एक बार आशुतोष जी पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा। गड़बड़ा गए बोल आप पर्सनली रहे नहीं, थोड़ा गड़बड़ा गए। हाँ। 22 जनवरी की जगह 22 जून बोल गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन में। दूसरा, अभी आदमी कुत्ते को काटता है कि कुत्ता आदमी को काटता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा हो। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है भाई। मैंने देखा ये तो नहीं बोला कि मेरी भैंस खोल लेके चला गया। बीजेपी की चिंता छोड़िए। हम उन राज्यों में आ रहे हैं जहां हम पिछली बार नहीं थे। हम केरला में सीट लेंगे, कोई कह सकता है कि हम नहीं लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे। हम तमिलनाडु में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, हम आंध्रा में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं जहां हम नहीं थे। हम 0 तमिलनाडु में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब ओपनिंग करेंगे हम तमिलनाडु। ओपनिंग हम 0 थे तमिलनाडु में, हम केरला में 0 थे, हम आंध्रा में 0 थे। यहाँ पे सब पे सीट बढ़ रही है। आप जबरदस्ती हमें उत्तर प्रदेश में घटा दे रहे हैं, राजस्थान में घटा दे रहे हैं। प्रदीप जी दक्षिण पर अगर तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी अगर पाती है तो 100% की ग्रोथ है। आंध्र प्रदेश में अगर एक सीट भी पाती तो 100% की ग्रोथ है। अगर आप उस पर गर्व करना चाहते हो तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर कहा गया कि मेरा घूम गया है। भाई, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं मेरी भैंस कोई खोल ले गया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम में किनका सिलेक्शन होने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। अरे भैया, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। आप इतनी बड़ी बात आके और फिर कह रहे हैं विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं।